हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन पिछले सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं और दोस्तों आगे आने वाले एग्जाम्स में भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा लाता रहता हूँ और आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। दोस्तों, आपके आगे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपी पुलिस का भी फॉर्म आने वाला है, उसके भी एग्ज़ाम्स होंगे। तो दोस्तों, सबके लिए मैं ये क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? दोस्तों, किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, उपनिषद में हुआ है, रामायण में हुआ है या महाभारत में हुआ है? तो दोस्तों, किस में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण आपको पता है शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है और ये सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? दोस्तों, कौशाम्बी का शासक था, कुशीनगर का शासक था या श्रावस्ती का शासक था या थानेश्वर का? तो दोस्तों, हर्षवर्धन का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो थानेश्वर में 606 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो दोस्तों, यानी वो कन्नौज से पहले कहाँ का शासक था? थानेश्वर का शासक था। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? दोस्तों, 1936 में चलाई गई बम्बई से थाने के मध्य, या 1953 में चलाई गई बम्बई से सूरत के मध्य, या 1853 में चलाई गई बम्बई से थाने के मध्य, या 1851 में चलाई गई बम्बई से घाटकोपर के मध्य? तो दोस्तों, कब चलाई गई थी? दोस्तों, ये जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी ये लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर था तो उस समय पहली रेलगाड़ी चलाई गई। तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी कब गवर्नर था? 1853 में। तो दोस्तों, 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई। कहाँ से कहाँ के लिए? बम्बई से थाने के मध्य चलाई गई। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? दोस्तों, देखते हैं किस शासक ने बनवाया था। आसफ उद्दौला ने बनवाया था, या आसिफ जाह मिर्जा ने बनवाया था, या सूजा उद्दौला ने बनवाया था, या यामीन उद्दौला ने बनवाया था? तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? आसफ उद्दौला ने। जब यहाँ पे अकाल पड़ा था तो उसके लिए इसने ये इमामबाड़ा बनवाया जिसमें कि काफ़ी मजदूर काम कर सकें और अपने घर का पेट पालन कर सकें। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी, सुग्रीव की पत्नी थी, या मेघनाथ की पत्नी थी, या लक्ष्मण की पत्नी थी? तो दोस्तों, किसकी पत्नी थी? आप लोग जानते हैं मांडवी जो है ये भरत की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग बताएंगे लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। कौन थी? उर्मिला थी दोस्तों, उर्मिला। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं शिपकीला दर्रा कहाँ पे स्थित है? शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये किस घाटी पर है? सतलज नदी घाटी पे। किस घाटी पर है? देखो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नाभा घाटी पर है, कुल्लू घाटी पर है, या चंद्रा घाटी पर है, या सतलज घाटी पर? दोस्तों, किस घाटी पर होगा? सतलज घाटी पर। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो दक्षिणी छोर कौन सा होगा? इंदिरा कॉल होगा, किबिथू होगा, गौरमोता होगा, या इंदिरा पॉइंट होगा? तो दोस्तों, आप लोग इंदिरा कॉल पड़ता है उत्तरी पॉइंट, ये है उत्तरी पॉइंट, और किबिथू है पूर्वी, गौरमोता पश्चिमी, तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? ये दक्षिणी पॉइंट है। कहाँ का है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो पॉल्यूशन है
इस नदी में जो है पोल्यूशन है सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, भारत का रूर पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। ये कौन सी नदी है, दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, या गोदावरी नदी है, या हुगली नदी है। तो दोस्तों कौन सी नदी हो जाएगी, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है भारत का रूर कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, इसकी गंदगी बहुत ज़्यादा है इस नदी में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। ये मुटराजी झरना है, मोंगे झरना है, टुगेला झरना है, या एंजिल झरना है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एंजिल जलप्रपात जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो किसने किया था, जेपी नारायण ने किया था, गांधी जी ने किया था, या एम एन रॉय ने किया था, या नेहरू जी ने किया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम 1935 में एम एन रॉय ने संविधान सभा का प्रस्ताव किया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। कौन सा है, देखते हैं, चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, या रूस से समाजवादी क्रांति, या अमेरिका में अधिकारों का विक्रांति। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है कई देशों से कुछ न कुछ लेके बनाया गया है। तो दोस्तों इसमें हमारे संविधान में ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है, रूस से समाजवादी व्यवस्था ली गई है, अमेरिका से अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार जो आप लोगों को मिले हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति का कोई भी वो नहीं है, तो यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया। तो किस समिति द्वारा किया गया, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, अशोक मेहता समिति द्वारा, या हनुमंत राव द्वारा, या JVK राव समिति द्वारा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं किसके द्वारा की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। यह 1957 में की गई थी। कब की गई थी, 1957, राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से किया गया, नागौर जिले से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के माहौल की आवश्यकता होती है। गर्म और नम की माहौल की आवश्यकता होती है, गर्म और शुष्क माहौल की आवश्यकता होती है, दोस्तों ठंडा और नम माहौल, या ठंडा और शुष्क माहौल। तो दोस्तों कैसे माहौल चाहिए, गर्म और नम माहौल। दोस्तों आपको पता है खरीफ फसल कब होती है, जुलाई माह से लेके अक्टूबर माह के बीच होती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं जुलाई से अक्टूबर के बीच बारिश का सीजन होता है, जिसमें जो मौसम होता है वो गर्म भी होता है और बारिश की वजह से नमी भी रहती है। तो दोस्तों कैसे माहौल की आवश्यकता होती है, गर्म और नम की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, मुदलियार समिति द्वारा, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग द्वारा, या कोठारी आयोग द्वारा, या सर्जेंट आयोग द्वारा। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग द्वारा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है, दोस्तों आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, बिहार, पश्चिम बंगाल का है, केरल का है, या उत्तर प्रदेश का है, या फिर बिहार का है। दोस्तों किसका है, बिहार का, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1107 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्द्रता किससे मापी जाती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, क्या मापा जाता है दोस्तों, हाइड्रोमीटर का जो उपयोग होता है वो घनत्व मापने के लिए होता है, अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। तो ये द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापता है, द्रवों का घनत्व। और जो बैरोमीटर है ये वायुदाब मापता है, वायुदाब। और दोस्तों हाइग्रोमीटर क्या नापता है, हाइड्रोमीटर नापता है आर्द्रता। क्या मापता है, आर्द्रता। और थर्मामीटर आप लोग जानते हैं ताप मापता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। दोस्तों आप लोग जानते हैं मैडम क्यूरी जो है इन्होंने भी 2 नोबेल प्राइज प्राप्त किए हैं, लेकिन इनका जो विषय है वो अलग अलग है। इन्होंने एक बार प्राप्त किया है भौतिक विज्ञान में और एक बार प्राप्त किया है रसायन विज्ञान में। और पियरे क्यूरी, जान बर्दीन या
लिनुस पाउलिंग। तो दोस्तों कौन से हो जाएंगे? जॉन बदरीन जो हैं इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे और इनको दोनों बार भौतिक विज्ञान में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। गुर्दे में रक्त जो है किसके माध्यम से, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है। यहाँ बीच में होगा दोस्तों किसके माध्यम से, यहाँ पर होगा किसके माध्यम से, किसके माध्यम से। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो किसके माध्यम से? बाह्य श्रोणि फलक के माध्यम से, वक्र धमनी के माध्यम से, कक्ष धमनी के माध्यम से, अंतः प्रकोष्ठिका धमनी के माध्यम से। तो किसके माध्यम से दोस्तों? वक्र धमनी के माध्यम से जो है ये रक्त गुर्दे में प्रवेश करता है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो दोस्तों ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी या ऑन्कोलॉजी या यूरोलॉजी। तो दोस्तों ट्यूमर के बारे में कौन सी बताती है? ऑन्कोलॉजी। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं या 5 राज्यों की सीमाएं। तो दोस्तों आपको पता है सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप लोग देखेंगे इधर बिहार है, फिर इसके बाद कौन सा है? झारखंड है, झारखंड है, फिर इसके बाद है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद एमपी है। तो दोस्तों 4 राज्यों की सीमाएं किसको स्पर्श करती हैं? सोनभद्र को स्पर्श करती हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं रोज़ डेली लाता रहता हूं। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।